नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में। आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। जमीनी विवाद में मजदूर को अपराधियों ने मारी गोली, हालत नाजुक। अहियापुर में अपराध की योजना बनाते 5 शातिर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, कई मामलों का हुआ उद्भेदन। और मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुरू किया मास्क चेकिंग अभियान, वसूला गया जुर्माना। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। प्रतिदिन किसी न किसी बड़ी घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है। शनिवार की दोपहर कांटी के किशुनगर में वार्ड नंबर 2 में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में नीतेश्वर पांडे नामक व्यक्ति को पेट और सीने में गोली लग गई है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल नीतेश्वर को बैरिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल नीतीश्वर ने बताया कि जमीन पर कब्जा करने को लेकर उसी गांव के अर्जुन पांडे का पुत्र ब्रजेश कुमार द्वारा गोली चलाई गई है। फिलहाल काटी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सर, हम एक डिसमिल जमीन लिए हुए थे। कल थोड़ा बहुत बोलचाल हुआ। हम कह के आपसी बैठ के मैटर का सलट लो। हम ड्यूटी में थे। वो फोन करके बुलाया, ढाला पर हमारे साइकिल पर चढ़ लिया। अब पीछे से जाके हमको 2 राउंड मार दिया गोली। कौन मारा? अर्जुन पारे के बेटा, ब्रजेश नाम है उसका। जमीन कब लिए थे? हम लिए थे 1 महीना पहले लिए थे। कहाँ पर जमीन है? हमारे गांव में जमीन है। अच्छा, तो क्या चाह रहा था उस जमीन पर? वो जमीन उसका बाबा जो था ना, अर्जुन पारे के बाप, 2 ब्याह किए हुए थे। तो छोटकी माँ जो थी उसकी, वो क्या किया कि जमीन लिख दिया दूसरे आदमी को। मैंने ढेमा के आदमी के नाम पर लिख दिया। वो लिखा आपको 97 में। उसके बाद जो है से अगला बेचना चाह रहा था। हमारे बगल में एक ज़मीन था, उसको सटाने के लिए हम 1 डिसमिल उससे ज़मीन ले लिए। और इसका नतीजा हुआ कि हमको गोली मार दिया। पहचान कितने आदमी थे वो? कहाँ पर गोली मारा था? कितने आदमी थे वहाँ पर? आदमी नहीं, जब हम चिल्लाए हैं तब सब दौड़ के आया। क्या गोली मारा? 2 गोली मारा है। कहाँ पर की घटना है? एक किशुनगर ढाला के बगल में। क्या नाम है आपका? नीतेश्वर पांडे। क्या करते हैं? हम ऐसे ही काम करते हैं, अथी में गौरा मशीन पर काम करते हैं। कल झगड़ा नहीं कर उहे कल हम गोली मार दबा आई मार देले। केकरा से झगड़ा होला? अर्जुन पारे के बेटा से। काला झगड़ा होला का? खेत के झंझट। हां, खेत के। अच्छा, कितना खेत वाला का? की जानी, हम ना जानी। हां, 2 डिसमिल। 2 डिसमिल। अच्छा, के मारा है गोली? के मारा? अर्जुन पारे के बेटा कल धमकी देले, आज मार देले। अच्छा, जमीन पर कब्जा करने गए थे ना? कल घर बनावे जाइत रही, ना बने देलथिन ते ही लगी। वहीं शुक्रवार की रात मोतीपुर के पसलवा चौक के समीप बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटपाट के दौरान पूर्वी चंपारण के अरेराज निवासी शिक्षक भगवत दास को गोली मार दी। घायल शिक्षक का इलाज बैरिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने कहा कि जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। मोतीपुर थाना क्षेत्र में कल रात एनएच पे 3 अपराध कर्मियों ने 2 बाइक सवार को ओवरटेक करके उनके पास से मोबाइल, पर्स, कुछ पैसा छीना और छीने के क्रम में एक गोली भी मारी है। जिस इंजर्ड है उसका इलाज चल रहा है। पैसे से क्या है, क्या करते थे, कहाँ जा रहे थे? ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मोतिहारी ज़िला में टीचर का काम करते थे और बाकी कुछ दवाई वगैरह का भी बिजनेस करते हैं।
उसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर से वापस जा रहे थे अपने घर। मोटिव क्या थी, लूट थी? और प्रथम दृष्टि तो ये लूट ही लग रहा है। एनएच पे जो हुआ है, ओवरटेक करके पैसा छीना है, मोबाइल छीना है। आगे की कार्रवाई इसमें हम लोग चिन्हित करके इसमें त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर अहियापुर थाना क्षेत्र के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर कई मामलों का उद्भेदन किया है। अहियापुर के भिखनपुर स्थित लीची गाछी में कुछ अपराधी इकट्ठा होने की सूचना पर पुलिस ने वहां पर छापेमारी की। पुलिस को आता देख अपराधी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सभी 5 अपराधी को धर दबोचा गया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अहियापुर विजय छपरा निवासी विनय कुमार और रामदास, वैद्यनाथ का दीपेश और सुनील, वहीं गढ़ा निवासी गौतम कुमार के रूप में हुई है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 किलो चरस, 1 किलो 250 ग्राम गांजा, 5 मोबाइल और 1 अपाची बाइक बरामद किए गए हैं। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि इन अपराधियों का सीएसपी में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही इनमें से एक अपराधी ने बीते साल अक्टूबर महीने में एक कपड़ा कारोबारी को गोली मारी थी। मुजफ्फरपुर पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में एक अहम सफलता मिली है। सिटी एसपी मुजफ्फरपुर डीएसपी ईस्ट को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अहियापुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक लूट की योजना बना रहे हैं। इस दौरान मौका वारदात पर एसएचओ अहियापुर, डीएसपी ईस्ट और बाकी अन्य टीम ने रेड की। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 2 देसी कट्टे, एक पिस्टल और बाइक्स बरामद हुई। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता अहियापुर में एक सीएसपी लूट में बताई है। इसके अलावा इसमें जो एक व्यक्ति, एक अपराधी है, उससे और पूछताछ की गई तो उसने जो है अक्टूबर के महीने में एक कपड़ा व्यवसायी था जिसको हथौड़ी थाने में गोली मारी गई थी, उस अपराध का भी खुलासा हुआ है। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। कहाँ के लोग हैं सब रहने वाले? ये लोग अहियापुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जो कि गढ़ा अहियापुर थाना क्षेत्र में, बोचाहा और आसपास के थाना क्षेत्रों में राहगीरों को लूटते थे और मौका पड़ने पर अन्य बैंकों को भी निशाना बनाते थे। इस प्रकार पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। शनिवार को शिक्षा एवं सांसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव सह अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के संयुक्त महासचिव स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद शाही की प्रतिमा का अनावरण प्राथमिक शिक्षा संघ के भवन में किया। इसके पश्चात आरबीबीएम कॉलेज में आयोजित शोक सभा में भी शिरकत किया। शोक सभा में एमएलसी दिवेश चंद्र ठाकुर, साहेबगंज के विधायक राजू सिंह व बोचहा के विधायक मुसाफिर पासवान, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार सहित प्राथमिक शिक्षा संघ के कई सदस्य मौजूद रहे। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद शाही को याद करते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि महेंद्र प्रसाद सिंह आजीवन शिक्षक रहे और उन्होंने शिक्षा का अलख जगाए रखा। वरण के मौके पर उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हुई, इसलिए कि स्वर्गीय महेंद्र शाही जी एक आदर्श शिक्षक भी थे और एक आदर्श शिक्षक नेता भी थे। वो शिक्षक संघ के राष्ट्रीय स्तर के भी अधिकारी रहे थे और उनका पूरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित था। तो मैं देवेश ठाकुर जी को भी धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतिमा लगाई है, जो आने वाले समय में समाज में शिक्षा की रोशनी जगाए रखेगा। ये एक अच्छी पहल है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, कोरोना का स्थिति बढ़ रहा है, तो इसको लेकर स्कूल कॉलेजों को क्या निर्देश आवश्यक है, कुछ ऐसा बताएं। कोरोना बढ़ रहा है, ये सबके लिए चिंता की बात है और आपने देखा होगा कि कोरोना के मामले में बिहार सरकार की उपलब्धि सराहनीय रही है और आज पूरे देश में जो कोरोना की हालत है उसमें बिहार में स्थिति कहीं बेहतर है और इस पर लगातार समीक्षा हो रही है और सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बराबर कहते हैं कि इसको रोकने की या इसको थामने का एक ही तरीका होता है कि टेस्ट यानी जांच की संख्या बढ़ाई जाए और वो लगातार बढ़ाई जा रही है
और हम उम्मीद करते हैं कि इसे नियंत्रण करने में सरकार सफल है। शनिवार को भोजपुर जिला के तराड़ी विधानसभा के भाकपा माले विधायक सुदामा प्रसाद मुजफ्फरपुर पहुंचे। विधायक ने तारसन मामले में लोगों से मुलाकात कर पार्टी कार्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि हम गरीबों के ऊपर ढाए गए जुल्म के खिलाफ सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे। उनके मान सम्मान और न्याय दिलाने के लिए आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही शराबबंदी कानून, जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। माले विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि शराबबंदी कहां है, शराब तो अब धड़ल्ले से बिक रही है, अब तो होम डिलीवरी हो रही है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के गृह थाने के 349 बोतल विदेशी शराब एसपी ने बरामद किया था। वहीं हाजीपुर में 50 करोड़ का शराब पकड़ा गया, लेकिन सिर्फ चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया। सरकार के संरक्षण में ये कारोबार चल रही है। इस घटना को वहाँ के दलित अति पिछड़ी जातियों के दमन का कहिए कि माने बहाना बनाया गया करने का, कि इसी बहाने जो है कर दिया जाए। 2 नौजवानों में झड़प हुई, संजीत मेहता और रंजीत पटेल में। रंजीत पटेल जो है मदन चौधरी के यहाँ बनिहारी करते हैं और हल्की झड़प को मदन चौधरी ने कहा जाए कि तिल का ताड़ बना दिया। होना ये चाहिए था कायदे से। होली है, सुबह में अगर ऐसा मामला हो ही गया था तो सुबह में लोग, समाज के लोग, गांव के लोग बैठते और इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करके जो दोषी होता उसकी डांट फटकार करते, या जो उचित होता माने गांव मिल करके सर्वसम्मति राय बना करके उस पर कार्रवाई करता। लेकिन हम लोगों ने ये देखा, महिलाओं ने माने अपने कहा जाए कि क्या चर्चा किया जाए, उनके माने नारी अंगों पर प्रहार किया गया है। मदन चौधरी ने एक बार पिटाई किया और फिर दोबारा जो है पुलिस लेकर के जब गांव से लोगों ने उनको खदेड़ा तो पूरे गांव के अगल बगल के खरौना के लोगों को लेकर के दूसरे दिन जो है पुलिस ने जो है भारी तादाद में हमला किया। हम हमला ही कहेंगे कि अगर ये हमला नहीं था तो फिर ये ऐसा क्यों एक तरफा कार्रवाई की गई। पुलिस ने बिल्कुल ही एक राजनीतिक सोची समझी साजिश के तहत इस ढंग का ये हमला किया है और माने उल्टे इन लोगों की, गरीबों की पिटाई भी हुई और पकड़ करके 14 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। एक महिला ने तो रोते हुए दिखाया, हाथ पूरा फूला हुआ है, वो डर से नहीं आ रही है इलाज कराने की, पुलिस उनको गिरफ्तार कर ली। तो हम लोगों ने तो काफ़ी देर वहाँ करीब 1 घंटे तक समय बिताया और यही समझा कि जिस तरह से हम लोग जिन इलाकों से आते हैं, भोजपुर के इलाके से, कि भूमिहीन गरीब किसानों को वहाँ 40-50 साल पहले खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद इज्जत से मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। कहे कि दादा बाबू लोगों की गलत निगाहों की शिकार होती थी गरीबों की बहू बेटियाँ। उस ढंग की स्थिति आज भी इन इलाकों में है और मैं समझता हूँ कि गरीबों के अंदर एक गुस्सा पनप रहा है और नीतीश जी को चाहिए, नीतीश कुमार जी को, कि वो तत्काल न्याय दे, गरीबों के साथ न्याय करें। हमारी पहली मांग है कि जो भी घायल लोग हैं, सबसे पहले पुलिस जो है, प्रशासन जो है, डीएम जो है, वैसे लोगों का खोज करके इलाज कराएं। एक छोटा बच्चा बिरजू जो कहिए कि उसका हंसुली टूट गया है, दिनोस महतो जो है जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएमसीएच में, वैसे लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करावे सरकार और इन पर जो मुकदमे लादे गए हैं उन मुकदमों को वापस ले और जो मदन चौधरी हैं उन पर माने कहा जाए कि स्पीडी ट्रायल चला करके उनको माने सज़ा दिया जाए और तब जा कर के समाज में कहा जाए कि शांति का माहौल बनेगा। विधानसभा के अंदर तो आप लोगों को मालूम होगा कि विधानसभा में किस तरह से संविधान को ताक पर रख करके, लोकतंत्र को ताक पर रख करके 23 मार्च को बर्बर हमला किया गया। ये माने विधानसभा के इतिहास में सदन के अंदर बिहार की पुलिस नहीं गई थी कभी। डबल इंजन की सरकार जो है वह है डबल बुलडोजर की सरकार साबित हो रही है और ये इस तरह का कानून कि बरसों पहले
भूदान में जो ज़मीन गरीबों को मिली थी उसका भी ये लोग पट्टा खारिज कर रहे हैं। या जो लोग बिहार सरकार की ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको ये माने उजाड़ने का अभियान चला रहे हैं। तो मधुबनी की घटना भी इसी ढंग की है। हमने हम लोग रखे कि भाई पहले तो उन लोगों को का इलाज हो, बेहतर इलाज हो, उन पर जो झूठे मुकदमे हैं उनको सरकार वापस ले और उनको मुआवजा दे, ठीक ना। उनके घरों में लूटपाट भी की गई है, ये काम करे और ये मदन चौधरी पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, क्योंकि पूरे खुराफात की जड़ यही है, ठीक ना। तो हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं, अगर सरकार, अगर प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो हम लोग आगे वहाँ बड़ा विशाल प्रतिरोध सभा करेंगे और इसके बाद लड़ाई को आगे ले जाया जाएगा। अब तो बंद है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि शराब और ज़्यादा धड़ल्ले से बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है। आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि यहाँ आपको मैंने हरनौत थाना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह थाना है, वहाँ थाने के अंदर से 349 बोतल शराब, अंग्रेजी शराब जो है वहाँ के एसपी ने पकड़ा। यहाँ आपको हाजीपुर में 50 करोड़ का दारू पकड़ा गया, अंग्रेजी दारू, लेकिन ट्रक के ड्राइवर खलासी को पकड़कर जेल भेज दिया गया। तो कोई बड़ा शराब माफिया जिसकी समानांतर व्यवस्था चल रही है, अर्थव्यवस्था, भले राजस्व नहीं आ रहा हो सरकार के खजाने में बंदी की वजह से, लेकिन शराब माफियाओं उससे 10 गुना राजस्व जो है गैरकानूनी राजस्व उगाही कर रहे हैं। चौथे चरण के कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क टीका दिया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को सांसद अजय निषाद ने भी टीका लिया। टीकाकरण के पश्चात उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे भारत में बने टीका को लगवा रहे हैं, जहां पूरा विश्व इस टीके के निर्माण के लिए भारत की सराहना कर रही है, वहीं विपक्ष टीके पे राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। वहीं जहरीली शराब से हो रहे मौत मामले में उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जा रही है। सजा के डर से लोग खुद व खुद शराब बेचना छोड़ देंगे। अपने देश के लिए गर्व की बात है कि पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस के टीका के लिए प्रयासरत था, लेकिन भारत को सफलता मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे लगभग 93 देश में भारतीय वैक्सीन जो है वहाँ के देशों में गया है और भारत का जो मतलब इमेज है वो बहुत ऊपर उठा है, खासकर फ्री टीका देने से। और खासकर जितने भी कमज़ोर देश हैं उसको टीकाकरण सप्लाई करने से भारत की छवि जो है विश्व के मानचित्र पे माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। भारतीय टीका एकदम सुरक्षित है और सभी भारतीयों का से हम आग्रह करेंगे कि ये टीका जो है जैसे जैसे सरकार का नियम आ रहा है, हमको लगता है कि आने वाला 15-20 दिन में सभी लोगों के लिए ओपन हो जाएगा और सब लोग आराम से इत्मीनान से बारी बारी से टीका लें और जो भी प्रशासन का गाइडलाइन आता है उसको जो टीका लेने में हिचकिचाते हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? देखिए, बीमारी तो है और सारे लोग मान रहे हैं, सारा विश्व मान रहा है और उससे लड़ना है तो जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसको मानना पड़ेगा। और भारतीय विज्ञानी का भी इन लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए था कि जिनके दिन रात की मेहनत से ये टीका विकसित हुआ है, तो कम से कम उनके भी परीक्षा पर तो है उतरना चाहिए इन लोग को। और जो लोग को ये भ्रम मतलब फैला रहे हैं उनको भी लेना पड़ेगा टीका, ये भी हम आज बता दे रहे हैं। कोई भ्रम की स्थिति में नहीं पड़े, टीका लीजिएगा, सुरक्षित रहिएगा। देखिए, इससे पहले भी आपको संज्ञान में होगा कि गोपालगंज में जो जहरीली शराब से लोग मरे थे उसका कोर्ट का भी फैसला आया था, उसमें फांसी की सज़ा से लेकर उम्र कैद की सज़ा हुई थी। उसके अलावा एक महुआ का भी वैशाली जिले का आया था ये डिसीजन, उसमें एक अंडा विक्रेता को 5 साल की सज़ा मिली। एक और शराब व्यवसायी का है, उसका भी 12 साल की सज़ा हुई। तो धीरे धीरे अब सज़ा आना शुरू हुआ है। कोर्ट में जो प्रक्रिया थी, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें फैसला आना शुरू हो गया है। तो जितने भी जो ये धंधा कर रहे हैं, अवैध धंधा कर रहे हैं, उसमें भी धीरे धीरे खौफ आना शुरू हो गया है। सरकार को और सख्त होना पड़ेगा और जितने भी रेगुलर व्यवसायी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं शराब का अवैध, पकड़ा रहे हैं, फिर जमानत में छूट रहे हैं और फिर कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को चिन्हित करके स्पीडी ट्रायल में ला के उसको सजा का जब तक प्रावधान नहीं करेंगे तो ये कारोबार रुकेगा नहीं।
जितने भी अवैध कारोबारी हैं, क्योंकि वो संपन्न लोग हैं, पैसे से भी बहुत मजबूत है, कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन से भी प्राप्त है, तो उसके संरक्षण में लोग का धंधा अवैध फल फूल रहा है। लेकिन सरकार भी सख्त हो रही है और सरकार का भी लगातार प्रेशर है कि इस धंधा पर काबू पाया जाए और बिहार की छवि जो है मजबूत बनाई। कई जगह पुलिस पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। हम तो बोलिए हैं कि राजनीति भी संरक्षण है, पुलिस भी है। एक डीएसपी का भी आपको कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि बिहार में जितनी शराब आती है हम लोग 20% ही पकड़ पाता है। इन लोगों का सिंडिकेट भी बहुत मजबूत है और अभी के माहौल में हर आदमी लड़ना फिरना नहीं चाहता उससे, तो लोग में भी खौफ का कारण है। जितने भी व्यवसायी हैं बहुत मजबूत भी हैं। आप जब भी देखते हैं कि कभी भी अखबार में आता है कि कहीं भी गाड़ी अगर अनलोड हो रही है, पुलिस जाती है तो AK-47 से मुकाबला करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नेटवर्क है कितना मजबूत है। शनिवार को जिले में पहुंचे शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने लंगर सिंह महाविद्यालय और राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स का शुभारंभ किया। इस दौरान एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय के साथ एलएस कॉलेज का भ्रमण किया और साथ ही इस नए कोर्स का शुभारंभ किया। वहीं आरबीबीएम कॉलेज में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी के साथ उन्होंने कॉलेज के नवनिर्मित बने भवन में इस कोर्स का शुभारंभ फीता काटकर किया। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 ईयर्स और 2 ईयर्स एड ऑन कोर्स है, जो बच्चे BA, MA, BSc, MSc में पढ़ रहे हैं, साथ साथ वो इसका भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो बेस्ट टीचर बन सकते हैं। वो बिहार ही नहीं देश भर, वो विश्व भर में कहीं जाके टीचिंग का काम कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें है क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को कैसे मिले, उसके लिए प्रेरित करना। जो शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य में देश को संवारने के लिए, अगर विश्व गुरु बनना है तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना होगा। इसके लिए टीचर को बेस्ट बनना होगा। वो इस जनरल एजुकेशन का हो या इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक ITI का हो या मेडिकल फील्ड का हो, टीचर को बेस्ट होना होगा। उसको अपने ज़मीर को बचाना होगा। हम किस कार्य के लिए आए? नई पीढ़ी तैयार करने का आए। जब नई पीढ़ी तैयार होगी तभी ये देश विकासशील देश से विकसित देश बन सकता है। कितने वर्षीय है और 1 ईयर एंड 2 ईयर NTT नामांकन प्रक्रिया अभी उसका शुरू किया जा रहा है। आर्ट्स ब्लॉक में उसका ऑफिस खोला गया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर का जो चैम्बर है उसी के बगल में उसका एडमिशन का, और राजीव जी को उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जो फिलोसफी के मेरे यहाँ विभागाध्यक्ष। 2 साल का, 1 साल और 2 साल दोनों डिप्लोमा कोर्स है सर। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुजफ्फरपुर में एक बार फिर प्रशासन ने सघन मास्क जांच अभियान एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित दिशा निर्देश को सख्ती से अनुपालन कराना शुरू कर दिया है। इसके लिए आज टीमों का गठन किया गया है। सभी टीमों को अलग अलग क्षेत्र में निर्धारित किया गया है। एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने कंपनी बाग इलाके में सघन मास्क जांच चलाया। इस दौरान दर्जनों लोगों को बगैर मास्क का चालान काटा गया एवं मास्क पहनने की अपील की गई। प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें मुख्य रूप से कोरोना से लड़ने के लिए मास्क की अनिवार्यता को नागरिकों के लिए अनिवार्य समझा गया है, और उसके लिए हम लोग 6 मजिस्ट्रेट प्लस में हम लोग जितने SDMs हैं और भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो मास्क के विरुद्ध अभियान में दंड वसूल रहे हैं, दंड करने की कार्रवाई कर रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं कि लोग मास्क लगा कर चलें। जो लोग अगर मास्क पर घूमे उनके लिए क्या संदेश? सभी लोगों को हम लोगों ने मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया है और सिंबॉलिक 50 रुपये का हम लोगों ने दंड भी वसूला है। सुस्ता एवं सुस्ता टोक में लगे बरसों पुराना जर्जर पोल और तार को तुरंत बदलने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को परिवर्तनकारी जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर के तत्वावधान में गायघाट प्रखंड ग्राम पंचायत सुस्ता सहित कई पंचायतों के ग्रामीणों ने रामदयालु स्थित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि बिजली विभाग के पदाधिकारी हमारे मामले को देखे, नहीं तो हम यहीं पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। देखिए, एक तो बिजली विभाग के द्वारा व्यापक पैमाने पर जो BPL उपभोक्ता हैं या APL उपभोक्ता हैं, बिजली बिल में इस तरह की बढ़ोतरी की गई, उनका ब्याज इस तरह से बढ़ा हुआ है कि अनाप शनाप ब्याज आने के कारण जो गरीब आदमी है जिसने अपने जीवन में एक मुश्त 80,000 78,000 रुपया देखा नहीं, उसके
पास 78,000 और 80,000 का बिल आया हुआ है। वहीं छोटे छोटे कई मामले हैं, जर्जर तारपोल है, कहीं ट्रांसफार्मर जो है जला हुआ है, कहीं नल जल सरकार का लाखों रुपया का प्रोजेक्ट नल जल जो है लगा हुआ है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण, खराब होने के कारण नहीं चल रहा है। छोटा टुल्लू ट्रांसफार्मर है, जल गया है, पदाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज गाय घाट और अन्य कई जगह की जनता यहाँ पर सुस्ता और जाता पंचायत की जनता रिंकी कुमारी जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुई है। हम तमाम पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं कि आप इस मामले को देखिए और इसका हल करिए, नहीं तो यहीं पर हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बिहार में सबसे ज्यादा आपराधिक मामला जमीनी विवाद संबंधित ही देखी जा रही है। वहीं जमीनी विवाद समस्या के निपटारे को लेकर सरकार ने प्रत्येक शनिवार को सभी थानों में थाना अध्यक्ष व अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में भूमि संबंधित मामलों का निष्पादन करने का आदेश जारी किया। इसी क्रम में शनिवार को गायघाट थाना परिसर में थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, सीओ राघवेंद्र कुमार राघवन की अध्यक्षता में आमजनों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही जमीनी संबंधित समस्याओं को निष्पादन भी किया गया। इस दौरान राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। पूर्व से हमारे यहाँ 6 मामले लंबित थे, जिसमें 4 में प्रतिवेदन आए हैं, 2 का निष्पादन किया गया, मतलब 4 मामले लंबित थे। आज हमारे पास टोटल 3 मामला आया, जिसमें 1 निष्पादित और 2। शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय के सभागार में इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन और इकोनॉमिक एसोसिएशन बिहार के द्वारा संयुक्त रूप से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, जिसका विषय न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का शुभारंभ किया गया। इस राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज शामिल हुए। सेमिनार में अर्थशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार सिंह के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस सेमिनार में विभिन्न विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों के द्वारा नई शिक्षा नीति पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो गया था। ये फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री ऐसे पॉलिसी नया चीज़ लेके आया। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम ऐसी पॉलिसी कभी हुआ नहीं। पहले इतना पॉलिसी था, वो छोटा स्कूल के बारे में बात करेगा, रिसर्च के बारे में बात करेगा, ये कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है। और ये फर्स्ट टाइम में इंडिया उड़े टैलेंट कितना है वो प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी है। गाँव लोग सिटी जाना, सिटी वाला गाँव आना, स्मार्ट सिटी पढ़ना, सब कुछ इसमें शुरू हो रहा है। रोबोटिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इंडिया लोग को फॉरेन जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फॉरेन वाला इंडिया आएगा। एजुकेशन पॉलिसी ठीक से मिल जाएगा। तो पॉलिसी तो बहुत तगड़ा पॉलिसी है, बहुत डेवलपमेंटल पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है। ऐसे पॉलिसी भगवान कृपया हम लोग इम्प्लीमेंट अच्छे से कर दिया, देन इंडिया डेवलप जल्दी हो जाएगा। एग्जीक्यूशन में क्या कुछ बातें आई हैं सामने? इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में देखिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम हो सकता है मेनली कोरोना की वजह से, नहीं तो ये सवाल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का सवाल नहीं है वो। बिकॉज ये कोरोना के पहले ये पॉलिसी आया, हम सोचा नहीं, बिकॉज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना था। कोरोना आने के बाद 2 ट्रिलियन सोच रहा है हम लोग। सो देयरफॉर ये इकोनॉमिक पॉलिसी है, हम वो साइड में जाएगा, थोड़ा लेट करेगा, बट अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन टाइम लगेगा। बट इसको छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम फ्रॉम तमिलनाडु है, तमिलनाडु में हिंदी बोलना, हिंदी बोलेगा मारेगा। अभी ये पॉलिसी बोला सारा लर्न करो, कोई भी लैंग्वेज लर्न करो, ऐसे हिंदी मना मत करो, समझिए ना जी। ऐसे तो अच्छा है, पूरा इंडिया कनेक्ट हो रहा है ना। सपोज मैं तमिलनाडु का हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ आज, सपोज इतना लोग हिंदी नहीं बोल रहा है ना जी। मैं अनिल कुमार ठाकुर, चीफ कन्वेनर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन एंड सेक्रेटरी इकोनॉमिक एसोसिएशन ऑफ बिहार। नई शिक्षा नीति में जितनी भी बातों का समावेश है वो मूल रूप से बहुत ही उत्तम है, लेकिन आज की परिस्थितियों में हमारे देश में, खासकर बिहार में, नई शिक्षा नीति के जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशन हैं, क्या वो कारगर सिद्ध होंगे? इस विषय पर इसकी जो नई शिक्षा नीति की जो पक्ष में है, जो विकास के पक्ष में है, और जो नई शिक्षा नीति को लागू होने में चुनौतियां हैं, इस विषय पर 3 दिनों का गहन चर्चा आयोजित किया गया है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पैनल जो है सो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे है, जिसमें 4-5 लोग शिरकत कर रहे हैं।
पेट्रोल के बढ़ते दामों को मद्देनजर मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी चौक निवासी मुन्ना गुप्ता ने इसका अनोखा विकल्प निकालते हुए अपने बेटे आदित्य राज के साथ मिलकर उसकी पुरानी साइकिल में कुछ बदलाव कर उसे बना दिया। बैटरी से चलने वाली साइकिल गुनगुन। अब उनका बेटा आदित्य राज इसी साइकिल से पढ़ने जाता है। मुन्ना गुप्ता ने बताया कि 3 पीढ़ियों से उनका साइकिल मरम्मत करने का काम है। उन्होंने मात्र 3 महीने की मेहनत पर इस बैटरी चलित साइकिल का निर्माण किया है। वहीं उनके बेटे आदित्य राज ने बताया कि यूपीएस की बैटरी, इंडिकेटर, स्पीडोमीटर और मोटर से जो यह बाहर से खरीद कर लाए गए हैं। उनकी बनाई हुई साइकिल से 2 लोग आराम से सफर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार चार्ज होने पर यह साइकिल लगभग 50 किलोमीटर तक चल सकती है और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो चिंता की बात नहीं है, आप इसे पैडल से भी चला सकते हैं। ये आइडिया यूट्यूब पर आया और हमारे भतीजा ज़्यादा इच्छुक थे इसको बनाने का, तो हम लोग सोचे कि इसमें कन्वर्ट करके इसको बनाया जाए जिससे कि साइकिल अच्छा चले और काम अच्छा हो। और इसमें सारा चीज़ दिया गया है, 2 आदमी बैठ के आराम से जा सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी कितनी है, कितने घंटे चार्ज करने पर कितने घंटे तक? 50 किलोमीटर ये चली जाएगी फुल चार्ज करने पर। कितने सालों से वे साइकिल के व्यापार में आप लोग? साइकिल के बाद हम लोग 40-45 वर्ष से कर रहे हैं। तो आगे इसको बढ़ावा दीजिएगा? आगे भी और ऑर्डर आएगा तो बढ़ावा मिलेगा इसको। कुछ और भी आदमी से बातचीत हो रही है और भी बना के इसको देंगे और हम चाह रहे हैं कि और भी दूसरे मॉडल से निकाल दें इसको। ये इलेक्ट्रिक पहले तो बहुत दिन से 6 महीने से देख रहे थे। कोचिंग जाते थे तो साइकिल चला के जाने में 7-8 किलोमीटर कोचिंग पड़ता था तो थक जाते थे। तो हम सोचे कुछ इलेक्ट्रिक हो। नरेंद्र मोदी जी हर दिन इलेक्ट्रिक और पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा था। उस वक्त तो नहीं बढ़ा था लेकिन अभी बढ़ गया। तो मन में आया कि कुछ नया करते हैं। तो इलेक्ट्रिक साइकिल 6 साल पुरानी साइकिल को नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट। क्या क्या तब्दीली करनी पड़ी? क्या क्या तब्दीली क्या क्या करनी पड़ी? तब्दीली उसमें बीच में मोटर लगाना पड़ा, एक बैटरी लगा 36 वोल्ट का, और फिर और सब एक्सीलेटर, स्पीडोमीटर, बैटरी का इंडिकेटर और हॉर्न लाइट सब कुछ। कितने का खर्च है? खर्च 27,000 रुपये। अब आगे इसमें क्या करना है? अब बस इसको रखना और इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर कोई ऐसे इच्छुक है जो ख़रीदना चाहते हैं तो आकर के ख़रीद सकते हैं।